राष्ट्रपति महात्मा गांधी का एक ऐसा सत्याग्रह जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, जिसे रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने गांधी जी के सामने अपने घुटने टेक दिए थे और जिस आंदोलन ने करोड़ों देशवासियों के सीने में आजादी की उम्मीद जगा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ऐतिहासिक सत्याग्रह की शुरुआत कैसे हुई? दांडी यात्रा से पहले महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत को क्या चेतावनी दी थी जो 100% सही साबित हुई? क्या गांधी जी को गुस्सा आता था? और क्या है गांधी जी के ब्रह्मचर्य प्रयोगों से जुड़े वो डार्क साइड जो सुशीला, मनु, आभा और प्रभावती पर किए गए, जो आज भी उनके चरित्र पर सवाल खड़े करती हैं? और क्या वाकई में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके देश पर एहसान किया? चलिए जानते हैं गांधी जी से जुड़ी अनसुनी अनकही कहानियां सीरीज की इस खास पेशकश में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने गांधी जी के जीवन का असहयोग आंदोलन तक का सफर देखा था। अब उसी दौर से आगे की कहानी शुरू करें तो 4 फरवरी 1922 के दिन उन्होंने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन पर रोक लगा दी। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई अब भी जारी थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी साप्ताहिक मैगजीन यंग इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ 3 आंखें खोल देने वाले आर्टिकल लिखे, जिससे अंग्रेज सरकार को इतनी मिर्ची लगी कि 10 मार्च 1922 के दिन उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल के लिए जेल की सजा सुना दी, जिससे देश में अंग्रेज सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया और गांधी जी ने भी जेल के अंदर से ही आजादी की लड़ाई जारी रखी, जिससे परेशान होकर करीब 2 साल बाद 5 फरवरी 1924 के दिन गांधी जी को रिहा कर दिया गया। अगले कुछ साल गांधी जी ने अंग्रेजों से अमान्य टैक्स वापस लेने, भारतीयों के खिलाफ अत्याचारी कानून और नियम हटाने और स्वतंत्रता को लेकर मांगे उठाई और कई आंदोलन किए। इस दौरान गांधी जी के साथ देशवासियों का काफिला बढ़ता जा रहा था और अब अंग्रेज हुकूमत के लिए गांधी जी के आंदोलन और उनकी मांगों की अनदेखी करना मुमकिन नहीं रह गया था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर बातचीत के लिए लंदन में गोल मेज सम्मेलन बुलाया। लेकिन इस चर्चा से अंग्रेजों ने सभी भारतीयों को दूर ही रखा, जिससे गांधी जी काफी नाराज हुए और उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की बात ठान ली। जी हाँ, वही दांडी सत्याग्रह जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि इसी सत्याग्रह के बाद अंग्रेज सरकार को अपना सर झुकाना पड़ा और देशवासियों को यह विश्वास जागृत हुआ कि हम एकता से अंग्रेजों को देश के बाहर खदेड़ कर फेंक सकते हैं। इसलिए हर भारतीय को इस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसके चलते भारतीयों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने नमक पर असल मूल से भी ज्यादा कर यानी टैक्स लगा दिया था। मार्च महीने में गांधी जी अहमदाबाद से साबरमती आश्रम पहुंचे। 9 मार्च 1930 के दिन साबरमती के तट पर करीब 75,000 लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए इकट्ठा हुए। तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की घोषणा करते हुए कहा, साबरमती किनारे शायद ये मेरे आखिरी शब्द हों। अहिंसा अपनाते हुए हमने बहुत संघर्ष किया है। महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में खड़ी रह सकती हैं। 12 मार्च 1930 के दिन 61 वर्षीय महात्मा गांधी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा शुरू की। 387 किलोमीटर लंबी इस यात्रा में सफेद धोती और चादर पहने गांधी जी तेज रफ्तार से आगे चल रहे थे, जिनके पीछे उनके 78 सहयोगी थे, जिनमें उसका खास बैंड भी शामिल था, जो रास्ते में भजन कीर्तन करते हुए आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये काफिला पहले 100, फिर 200, 500, 1000 और कब 75,000 से भी ज्यादा लोगों में बदल गया, पता ही नहीं चला। गांधी जी के पीछे सफेद धोती कुर्ता पहने लोगों का रेला इतना बड़ा था कि दांडी यात्रा को सफेद नदी के नाम से पुकारा गया। इधर गांधी जी का नमक आंदोलन रोजाना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था, उधर अंग्रेज हुकूमत के अधिकारियों का ब्लड प्रेशर, क्योंकि यात्रा शुरू करने के 10 दिन पहले गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को एक आखिरी पत्र लिखते हुए कहा था कि राजनीतिक दृष्टि से हमारी स्थिति गुलामों से बेहतर नहीं है। हमारी संस्कृति की जड़ ही खोखली कर दी गई है।
हमारे हथियार छीनकर हमारा सारा पौरुष अपहरण कर लिया गया है। हालांकि मेरे इस पत्र का हेतु कोई धमकी देना नहीं है, ये तो सत्याग्रही का साधारण और पवित्र कर्तव्य मात्र है। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि 61 वर्षीय अहिंसा के पुजारी हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे, इसलिए उन्होंने गांधी जी के साथ मीटिंग नहीं की। लेकिन गांधी जी के नमक आंदोलन की आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी और अंग्रेजी हुकूमत की रूहें कांप गईं, जिससे हड़बड़ी में आकर उन्होंने दांडी नमक को कीचड़ में मिला दिया। लेकिन गांधी जी कहां रुकने वाले थे, बल्कि उन्होंने अपने कदमों की रफ्तार और तेज कर दी और उनके पीछे लाखों लोगों का काफिला चलने लगा। इतना बड़ा काफिला कि दांडी यात्रा जिस राह से गुजरती वहां पैर रखने की जगह तक नहीं बचती। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि ये वो पहला सत्याग्रह था जिसमें पुरुषों जितनी महिलाओं ने, बुजुर्गों ने और यहाँ तक कि बच्चों ने भी भाग लिया था। पैरों में कंकड़ चुभे, चेहरे पर धूल उड़े या स्थानीय पुलिस के डंडे से पिटाई हो। अगले 24 दिनों में अनगिनत मुसीबतें आईं, लेकिन लोगों का संकल्प नहीं तोड़ सकी। 5 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी के साथ लाखों लोगों का काफिला दांडी पहुंचा, जहां सरोजनी नायडू ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद गांधी जी के सभा में पहुंचे लाखों लोगों को संबोधित करते हुए गांधी जी ने कहा, जिनको भी अंग्रेज सरकार से डर लगता है वो आज ही वापस जा सकते हैं, और जो लोग जेल जाने या फिर अंग्रेज अफसरों के गोली खाने के लिए तैयार हैं वो मेरे साथ कल सुबह मौजूद रहें। 6 अप्रैल 1930 की ऐतिहासिक सुबह गांधी जी ने जनता के साथ प्रार्थना की और फिर समंदर की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने पहले समंदर के पानी से स्नान किया। फिर एक मुट्ठी में नमक उठाकर उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी नमक से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। इसी के साथ उन्होंने नमक पर अंग्रेज सरकार के एकाधिकार को तोड़ दिया और देशवासियों से कहा, समय आ गया है कि अब अपना नमक खुद बनाया जाए, जिससे देशवासियों में एक अलग ही जोश जागरूक हो उठा। हर कोई अपनी अपनी तरह से नमक बना रहा था। जो लोग समंदर किनारे बसे हुए थे वो अंग्रेज अफसरों के अत्याचार को सहने के बावजूद रोजाना नमक बनाने लगे। देश भर में मुफ्त में नमक बांटा जाने लगा। लोगों ने एक बार फिर विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार किया और अन्य लोकप्रिय कानूनों की अवहेलना की गई, जिससे अंग्रेजों की आमदनी पर इतनी गहरी चोटें आईं कि वो पूरी तरह से बौखला उठे। अब उन्होंने भारतीय पर असहनीय जुर्म ढाना शुरू किया और अप्रैल महीने के अंत तक 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इससे आंदोलन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। चौदेख अंग्रेज हुकूमत ने 5 मई 1930 के दिन गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नमक सत्याग्रह फिर भी नहीं रुका। इस बीच अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया, जहां लगभग 250 सत्याग्रहियों पर सरकार ने ओपन फायरिंग कर दी और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मगर सत्याग्रह को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार की साम दाम दंड भेद जैसी हर तरकीब फेल हो रही थी। इसलिए 26 जनवरी 1931 के दिन ब्रिटिशर्स ने महात्मा गांधी को जेल से रिहा किया और लॉर्ड इरविन ने उनके साथ बराबरी के स्तर पर बातचीत की, जिसमें गांधी जी के सत्याग्रह रोकने की मांग की गई। बदले में अंग्रेजी हुकूमत ने असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अरेस्ट हुए सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहाई देने का वादा किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें गांधी जी को निमंत्रण दिया गया। इस समझौते को गांधी जी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए अब कुछ दिलचस्प घटनाओं से गांधी जी के व्यक्तित्व को और गहराई से परखते हैं। दोस्तों, कई लोग मानते हैं कि गांधी जी काफी शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, बल्कि गांधी जी के तो नाक पर गुस्सा चढ़ा रहता था। जी हाँ, इतिहासकारों ने इससे जुड़े कई दिलचस्प किस्से बताए हैं। जैसे कि उबराची नामक एक जगह थी जहां महात्मा गांधी के सचिव थे प्यारेलाल नैयर। एक बार की बात है जब गांधी जी जिस मिट्टी के प्याले में पानी पीते थे वो ऊपर से टूट गया था, तो प्यारेलाल के पास के मार्केट से 2 नए मिट्टी के प्याले खरीद लाए। अब गांधी जी ने जब नए प्याले में पानी पिया तो उन्होंने प्यारेलाल से पूछा कि मेरा पुराना प्याला कहाँ है। तभी प्यारेलाल ने अपनी तारीफ करते हुए कहा कि वो टूट गया, इसलिए 2 नए प्याले लाए हूं। क्योंकि 6 पैसे में 1 मिल रहा था तो मैंने 8 पैसे देकर 2 ले लिए। प्यारेलाल की इस बात पर गांधी जी को काफी गुस्सा आ गया और उन्होंने खाना छोड़कर प्यारेलाल को करीब 15-20 मिनट तक डांटा और फिर बोले, जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं उसका संग्रह क्यों करते हो? जब वो टूटता उस वक्त देखा जाता।
यानी अपने जरूरत बगैर की चीजों के पैसे खर्च कर दिए और एक वजन मेरे पर और लाद दिया कि अब मुझे एक की जगह 2 प्याले लेकर चलना पड़ेगा। दूसरा किस्सा गांधी जी के गुस्से और डर दोनों स्वभाव से जुड़ा हुआ है। अब वैसे तो गांधी जी बेखौफ इंसान थे, लेकिन उन्हें एक बात का डर हमेशा सताता था कि लोग उनकी मूर्तियां बनाकर उन्हें भगवान की तरह पूजने न लग जाएं। ऐसे में एक बार गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में गांव आया जहां एक बड़ा सा पेड़ था, उसके नीचे एक कुआं था। गांधी जी को लगा कि यहां थोड़ी देर आराम कर सकते हैं क्योंकि धूप निकल आई थी और पैदल चलना भी मुश्किल था। गांधी वहां बैठ गए, लेकिन जब उनके सहयोगियों ने खाना पकाने और नहाने का बंदोबस्त करने के लिए कुएं से पानी निकालने की कोशिश की तो पता चला कि कुएं में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो उन्होंने हिम्मत जुटाकर बापू से कहा कि कुआं सूखा हुआ है। तब बापू बोले, जो भी है, अब मैं बैठ गया हूं, अब पानी का बंदोबस्त यहीं करिए। जो सुनकर वहां के लोग दूसरे गांव जाकर पानी ले आए, उनके नहाने का इंतजाम किया और खाना पकाया। लेकिन उस शाम वहां एक चमत्कार हुआ। दरअसल जब गांधी जी शाम को वहां से उठकर चले गए तो अचानक एक सूता फूटा और कुएं में पानी आ गया। हालांकि अब गांधी जी आगे निकल चुके थे, लेकिन गांव के लोगों ने इस चमत्कार को देखकर गांधी जी को अपना भगवान मान लिया, क्योंकि उन्हें पानी के लिए दूसरे गांव तक काफी लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। ऐसे में सभी गांव वाले थाली चम्मच बजाते हुए भजन गाते बापू के पास पहुंचे और खुशी से उनके पैरों में गिर गए। तभी गांधी जी कड़क आवाज में बोले, अगर कोई कौवा बरगद के पेड़ पर बैठ जाए और वो पेड़ गिर पड़े तो वो कौवे के वजन से नहीं गिरता। कौवे को ये गलतफहमी हो सकती है कि उसके वजन से पेड़ गिरा, लेकिन मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है। तो बेहतर होगा कि तुम लोग ये भजन कीर्तन बंद करो और अपने गांव वापस जाओ। ऐसे ही किस्से कहानियां बताते हुए मीराबेन और सरोजनी नायडू कहती थीं कि गांधी जी एक आग का गोला थे, वो कब फट पड़ेंगे कोई नहीं जानता। लेकिन महात्मा गांधी ने अपनी पोती मनुबेन गांधी, पर्सनल डॉक्टर सुशीला नैयर, बहू आभा गांधी और प्रभावती देवी के साथ नग्न अवस्था में कौन से ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे जिनकी वजह से उनकी भगवान जैसी छवि पर दाग लग गए? और क्या वाकई में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या करके देश पर एहसान किया? इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे गांधी जी की अनकही अनसुनी कहानियों के सीरीज के अगले पार्ट में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि उन पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, क्या आप महात्मा गांधी को देश के सबसे महान फ्रीडम फाइटर के रूप में देखते हैं? अगर हाँ तो क्यों? और अगर नहीं तो आपके हिसाब से भारत के सबसे महान स्वतंत्र सेनानी कौन है और क्यों? कमेंट्स में बताइए। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।